नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आप बात साइकिल स्ट्राइक रेट की करते हैं, जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव का समाजवादी कुनबा लगातार बढ़ रहा है। रविवार को अखिलेश यादव दर्जन भर नेताओं को पार्टी में शामिल उन्होंने कराया। इन नेताओं में बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर चर्चा में रहे पूर्व सांसद कादिर राणा का नाम शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जीत के लिए अखिलेश इन्हीं नेताओं पर दांव चलेंगे या फिर अपने उन कार्यकर्ताओं पर विश्वास करेंगे जो दशकों से सपा के लिए पसीना बहा रहे हैं। विरोधी दलों पर साइकिल का स्ट्राइक रेट हाई। शुरू हुई यूपी की लड़ाई। बसपा के बागी सपा के साथी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश ने बढ़ाया कुनबा, 22 में सरकार बनाने का दावा। यूपी के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने का समय बचा है। ऐसे में नेताओं का पर्यटन यानी दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोधी दलों में सेंधमारी कर खलबली मचा दी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर एस कुशवाहा बहन जी का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हो गए। साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े पूर्व सांसद कादिर राणा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने भी सपा का दामन थाम लिया। कुल दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को खुद अखिलेश यादव ने सपा में शामिल कराया। सपा में शामिल होने के बाद आर एस कुशवाहा ने बसपा पर जमकर भड़ास निकाली और सत्ताधारी भाजपा पर खूब निशाना साधा। बहुजन समाज पार्टी में मैं 30 वर्षों तक काम किया, लेकिन जो मानव साहब का नारा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा था, जो उनकी चाहत थी, आज वो पार्टी अपने मूल विचार से, मूल मिशन से भटक गई। सर्वहत जन हिताय सब जन सुखाय का जो नारा था, उससे पूरी तरह से भटक गई है। बसपा की पहली पंक्ति के नेताओं के आने से अखिलेश यादव का जोश भी एकदम हाई है, क्योंकि पार्टी का कुनबा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ ताकत भी बढ़ रही है। और इस ताकत को बढ़ाने के लिए अखिलेश हर वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो 22 के रनवे पर सपा की साइकिल में रफ्तार भर सके। यही वजह है कि अखिलेश को मुख्तार के भाई सिबगतुल्ला हो या फिर मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी कादिर राणा, सबका साथ कबूल है, क्योंकि अखिलेश की नजर सीधे लखनऊ की गद्दी पर है। ये बात अखिलेश यादव की बातों में नजर भी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश भाजपा पर हमला पर होती जा रही है। महंगाई को लेकर के ये दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे, और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं हैं तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, जैसे औरों के नाम बदले गए, हो सकता है आसानी के लिए प्लांट का भी नाम कमल प्लांट कर दिया जाए। थर्मल प्लांट की जगह कमल प्लांट नाम रख दिया जाए। हाल ही में अखिलेश यादव विजय यात्रा के जरिए अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा चुके हैं। हालांकि बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर अखिलेश सपा के लिए वोट की जमीन तैयार कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं,
उससे साफ है अखिलेश अभी नहीं तो कभी नहीं वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और अखिलेश के बदले हुए तेवर देख उनके विरोधी भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं ओवैसी के मूसलाधार अटैक की, क्योंकि सियासत जारी है। एक तरफ बादल बरस रहे तो दूसरी तरफ ओवैसी गाजियाबाद में गरज रहे थे। न बादल रुके न ओवैसी। ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी यूपी में किसका खेल खराब करने के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा का या फिर सपा का? ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी की ललकार अल्पसंख्यक पर आर या पार। आसमान से बादल बरसे, गाजियाबाद में ओवैसी गरजे। गाजियाबाद से मेरठ, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक ओवैसी की हुंकार, सियासत धुआंधार। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। 100 सीटों का लक्ष्य लेकर यूपी फतेह करने निकले असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी के दौरे पर हैं और अब ओवैसी की नजर पश्चिमी यूपी पर है, क्योंकि रविवार को गाजियाबाद के मसूरी पहुंचे, जहां ओवैसी का एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आसमान से बादल बरस रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ता डटे रहे। कार्यकर्ताओं का जोश देख ओवैसी का जोश भी बढ़ गया। मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? हम किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ न थे न रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में होगा तो अजवान हमको खाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले चल लेकर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतलब वो सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन उनका पूरा जोर दूसरों का खेल बिगाड़ने पर है। क्योंकि जिस तरह ओवैसी रह रहकर अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हैं, उससे साफ है कि वो सपा के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, जिसका फायदा किसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि ओवैसी पर भाजपा की बी पार्टी होने का आरोप भी लगता है और ओवैसी इसे खारिज कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से ओवैसी के निशाने पर योगी के साथ साथ अखिलेश भी हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जो ट्रेलर ओवैसी ने गाजियाबाद में दिखाया, वो अब 23 अक्टूबर को मेरठ, 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और 31 अक्टूबर को सहारनपुर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ओवैसी 2022 में अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बदल पाएंगे? क्योंकि यूपी की राजनीति में साइड हीरो के रोल में आए ओवैसी 2017 के विधानसभा चुनाव में गेस्ट अपीयरेंस भी कर चुके हैं। तब ओवैसी को मुंह की खानी पड़ी थी, उनके ज्यादातर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। तो क्या 2022 में ओवैसी मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबलियों के दम पर कुछ बड़ा कर पाएंगे?
क्योंकि इसका फैसला यूपी का मुसलमान करेगा, जिसके दम पर ओवैसी यूपी जीतने की हुंकार भर रहे हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। फीसदी वोटरों के लिए मिशन कमल की, क्योंकि जहां दूसरे राजनीतिक दल एक जाति या समाज को सम्मेलन के जरिए साधने में जुटे हैं, वहीं भाजपा ने 52% वोट को साधने के लिए अपना मिशन ओबीसी शुरू कर दिया है। भाजपा की नजर ओबीसी के जरिए यूपी में फिर एक बार जीत का परचम लहराने की है। सत्ता का संग्राम 52% वोट पर घमासान। भाजपा का ओबीसी मोर्चा जिताएगा 22 का सिंहासन। – 2022 में जीत का परचम लहराने निकली भाजपा की नजर यूपी के 52% ओबीसी वोट पर है, जिसे साधने के लिए भाजपा ने जातिवार सम्मेलन शुरू कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हुए वंशवाद की पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जब से उनकी सरकार सूबे में बनी, कोई दंगा नहीं हुआ। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। जो 14 में नारा बज रहा था सबका साथ, सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, वो जिन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया। ओबीसी वोट को टारगेट कर भाजपा अपने जीत के मार्जिन को बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन, भाजपा साफ और स्पष्ट संदेश देना चाहती है। ये एक तरह से ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे विपक्ष की काट, क्योंकि माना जा रहा था कि इस बार ओबीसी की स्थिति एकदम साफ हो जाएगी, लेकिन इस बार भी जनगणना नहीं हुई। ऐसे में विपक्ष इसको मुद्दा न बना पाए, भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब भाजपा का ये दांव कितना काम करता है, ये देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा के बागी पर भाजपा की बाजी की, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले डिप्टी स्पीकर ने लड़ाई में सियासी पारा चढ़ा दिया है। भाजपा ने सपा का खेल खराब करने के लिए सपा के बागी नितिन अग्रवाल पर दांव खेला। भाजपा अपने इस दांव से एक साथ कई निशाना साधने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी स्पीकर की लड़ाई। भाजपा ने सपा के बागी पर बाजी लगाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल महज चंद महीने शेष बचा है, लेकिन चुनावी रंग से पहले विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ने लगा है। भाजपा ने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल पर दांव खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नंबर जुट जाएगा, अंतरात्मा की आवाज से लोग वोट देंगे। लंबे समय से जनता पार्टी आज तक की परंपराओं को बिल्कुल तोड़ रही है।
हमेशा उपाध्यक्ष विपक्ष की तरफ से होता है, वो भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो होती है, और इसके पहले विपक्षी नेताओं की बैठक की जाती है, उसमें सर्वसम्मत से तय होता है, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष का चुनाव। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, विधानसभा की परंपराओं में विश्वास नहीं है, विपक्ष को अपमानित करना है, इसलिए उन्होंने बिना किसी से राय बात लिए ये चुनाव की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी ने श्री नितिन अग्रवाल को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी के टिकट से श्री नितिन अग्रवाल विधानसभा में आए। आज भी समाजवादी पार्टी के मेंबर के रूप में विधानसभा में बैठते हैं, तो इसमें परंपरा क्या तोड़ी? ये उनकी अपने आपस की कोई परिस्थिति होगी, लेकिन हम तो पूरी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच जोर आजमाइश चल रही है, उससे डिप्टी स्पीकर का चुनाव बहुत ज्यादा रोचक हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद सीएम योगी डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है, और सबसे बड़े जो विपक्षी दल होता है उसी के लिए वह रिजर्व किया गया था। जब वो कैंडिडेट नहीं दे पाया, एक कैंडिडेट आए हैं जो सबसे बड़े विपक्षी दल से थे, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसे नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया गया है, और वह उनके कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, भाई संसदीय परंपराओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। दरअसल भाजपा की कोशिश सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल के जरिए सपा का खेल खराब करने की है। नितिन अग्रवाल सपा के पूर्व नेता रहे नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, जो अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। रूलिंग पार्टी विपक्ष के प्रत्याशी को लड़ाती है, और वही परंपरा का फिर निर्वहन हुआ, कोई नई परंपरा नहीं बनी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, फिर तो चुनाव होगा। अब समाजवादी पार्टी हार देखने की परंपरा का निर्वहन बराबर करती रही है, वही निर्वहन फिर कर रही है। बुरी तरह अभी हारेगी, फिर चुनाव में हारेगी। डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इसका फैसला 18 अक्टूबर को होगा, लेकिन जो खींचतान चल रही है उससे साफ है कि भाजपा यूपी चुनाव से पहले सपा को डिप्टी स्पीकर के मोर्चे पर पटकनी देकर उसके हौसले पस्त करना चाहती है। अब सपा भाजपा के इस दांव का क्या तोड़ निकालती है, ये देखना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं भाजपा के मुलायम दांव की, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले भाजपा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के परिवार के सदस्यों को अपने खेमे में लाने की तैयारी में जुटी है, और इसकी एक बड़ी कोशिश सपा के कद्दावर नेता रहे चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी पर करने जा रही है। सपा के गढ़ में भाजपा की सेंध मारी। चौधरी हरमोहन सिंह के जन्म शताब्दी में सियासी रंग भरने की तैयारी। पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की गिनती उन लोगों में की जाती है जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, या यूं कहें कि सपा की रणनीति क्या होगी, ये सब मुलायम कभी चौधरी हरमोहन सिंह यादव जैसे नेताओं से पूछकर ही तय करते थे। अब उन्हें हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम के जरिए भाजपा सपा के खेमे में सेंधमारी करने जा रही है, क्योंकि चौधरी साहब के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की एंट्री की चर्चा ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, 25,000 की भीड़ यहाँ पर जुटाई जाएगी। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। ये परिवार मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के बेहद करीब माना जाता रहा है, और एक विरासत रही है। 2 पीढ़ियां समाजवादी पार्टी के साथ मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलती रहीं, और अब तीसरी पीढ़ी अपने निर्णय को लेकर के आगे बढ़ रही है। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जब नेता यहाँ पर आएंगे तो एक नया संदेश यहाँ से देने की कोशिश होगी, क्योंकि आज तक सपा की साइकिल पर सवार रहे इस परिवार को अब कमल का फूल भाने लगा है।
योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियां चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही हैं। सपा से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव के बेटे और कार्यक्रम के आयोजक मोहित यादव कैसे योगी के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप भी सुनिए। मुलायम सिंह जी हमारे नेता हमेशा से हैं और आगे भी रहेंगे। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो मैं एक युवा हूं और जैसे मैंने उनका जो कार्यशैली देखी है, जो उनका काम करने का तरीका देखा है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनकी बहुत सराहना कर रहे हैं। और मेरे मन में था कि हम उनको अपने यहाँ बुलाएं, इसी के तहत हमने उनको इन्वाइट किया है अपने यहाँ। मोहित यादव भले ही सीएम योगी की सरकार और उनकी नीतियों से बेहद प्रेरित होने की बात करते हो, लेकिन उनके पिता और राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव का साफ कहना है कि मुलायम सिंह यादव के साथ तब भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। हमने समाजवादी पार्टी बनाई है, मेरे बाप दादे ने इसमें काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी जब तक मुलायम सिंह जी हैं हमारे हमें संरक्षण देने वाले, तब तक समाजवादी पार्टी में हम ही रहेंगे। देखिए, ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में कोई पार्टी का प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन राजनीति के जानकार भाजपा की इस रणनीति के मायने निकालने में लगे हैं। अब उस परिवार की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, यानी हरमोहन सिंह यादव का बेटा सुखराम सिंह, अब सुखराम सिंह यादव के बेटे पॉलिटिकल फील्ड में इस अखाड़े में कूदने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का आना और प्रदेश अध्यक्ष का भी आना, और वो भी इस चुनावी मौसम की, इस चुनावी हवा की बयार जो है बहने की शुरुआत में, उससे लगता तो है कि कुछ बड़ा खेल होगा उस दिन, और हो सकता है हरमोहन सिंह यादव का परिवार का कोई बच्चा भाजपा में शामिल हो जाए। जो लोग नहीं जानते उन्हें जान लेना चाहिए कि 2012 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करने वाले नेताओं में एक नाम चौधरी हरमोहन सिंह यादव का भी था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों परिवारों के बीच खाई बनी। अब इसी खाई का फायदा उठाकर भाजपा बड़ा खेल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।